रियल में शॉर्ट टर्म गेन करना है तो आईपीओ इज द शॉर्टेस्ट थिंग। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टॉक भी ले लो तो भी 15 दिन की साइकिल से लेके 1.5 से 2 महीना उसको शॉर्ट टर्म साइकिल बोलते हैं। कि सपना मत देखो, सपने को गोल बोलो, क्योंकि सपना तो सिर्फ देखा जाता है, गोल अचीव किया जाता है। रुचित, आईपीओ में पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है? गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज या इन्वेस्टर्स? आज कहीं भी आपने नाम देखा कि रणबीर कपूर प्रमोटर होल्डिंग में है? XYZ कोई भी सेलिब्रिटी का जब भी नाम आता है कि भाई उसने लिया है, नहीं लिया। आपने कहीं देखा? नहीं, बस एक रूमर चल गया और आपको दिखा, जो दिखता है वही बिकता है। तो रुचित, जैसे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, तो इसमें गवर्नमेंट और सेबी का क्या रोल है? कंपनीज जो भी बता रही है, ठीक है, वो सच बोल रही है या झूठ? अगर सच बोल रही है तो पास कर दो। दे नेवर से कि ये कंपनी पैसे बनाएगी, वो इन्वेस्टर्स का काम है, वो रिटेलर्स का काम है। हमको ये चीज़ समझनी है कि सेबी और गवर्नमेंट दोनों सीट बेल्ट है, वो एक्सीडेंट का कोई इंश्योरेंस नहीं है। क्या जीएमपी और सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या ऐसा कभी देखा गया है? ब्रांड नेम आईपीओ का सेफ बना देता है? यस। आईपीओ के टाइम फ्यूचर बेचा जाता है या प्रेजेंट? फ्यूचर। सेबी अप्रूवल का मतलब गारंटी होता है? दोस्तों, आईपीओ की आ रखी है भरमार। हमें ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा भरना है, कौन सा छोड़ना है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि क्या लिस्टिंग गेन ले लें, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि क्या इसे लंबे समय तक रखें, क्या कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये तो कोई शार्क टैंक पे आया हुआ ब्रांड है तो ये तो अच्छा ही होगा। और इन सब के बीच में दोस्तों हम हो जाते हैं भ्रमित। और इससे क्या होता है, इस उद्देश्य से पैसा लगाते हैं कि पैसा हमारा ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और कुछ नहीं तो लिस्टिंग गेंस तो मिलेंगे, लेकिन पता लगता है कि वहाँ पे हो जाता है डब्बा गोल। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं एक आईपीओ एक्सपर्ट जिन्होंने एक ऐप भी बनाई है और वो उसके बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को मिलेगी मदद कि कौन सा आईपीओ भरना है और कौन सा करना है स्किप। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जहां बातें होती हैं पैसों की, बातें हैं गहराइयों की। और आज का हमारा जो विषय है दोस्तों, वो बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि इस वक्त लाइन लगा के आईपीओ आए हुए हैं और आप लोगों ने पीछे देखा भी है कि कई आईपीओ जिनसे हमें था भरोसा और वो गए डब्बा गोल। तो स्वागत करते हैं रोचित का। रोचित, स्वागत है आपका डीप टॉक्स में। हेलो सर। वेलकम रुचित, वेलकम टू आवर शो। और हम डायरेक्ट टू द पॉइंट शुरू करते हैं और ऑडियंस को अपनी ज़्यादा वेट नहीं कराते। आप ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे हैं और स्पेशली आपका आईपीओ की तरफ इतना इंक्लिनेशन कैसे रहा? मेरी एंट्री कोई वॉरेन बफेट टाइप तो हुई नहीं है कि मैं पहले से कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत फोमो था, और फोमो नॉर्मली इन्वेस्टर्स का मार्केट को देख के होता है कि भाई ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है। मेरे पापा को देख के हुआ था कि मेरे पापा आईपीओ कर रहे हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूँ। पर जब एंट्री हुई, फिर 2 साल के बाद समझ में आया कि मार्केट ने कैसे मतलब अपने को थप्पड़ मारा कि भाई एक्साइटमेंट को साइड में रखो और थोड़ा पोजीशनिंग करो, स्ट्रक्चर समझो और आहिस्ता आहिस्ता वेल्थ बनाओ। सो ये मेरा एंट्री एग्जिट। तभी मैं सीरियस हुआ कि ये एक्साइटमेंट में तो मज़ा नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए तो एक्साइटमेंट को दूर रखना पड़ेगा। तो रोचित, जिस उम्र में लोग जो है गेमिंग खेल रहे होते हैं और जहाँ पे लोग जो है मतलब अपनी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देख रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते हैं, तुम ये आईपीओ और मार्केट के चक्कर में कहाँ पड़ गए भाई? क्लबिंग पबिंग भी कर हाँ, रहे हो। क्लबिंग पबिंग छोड़ के कहाँ आ गए तुम इसमें? सर, आपने जितना बोला उन सब में पैसा लगता है। स्टार्टिंग पैसे से ही होना है। आपको क्लबिंग करना है, आपको कोई गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना है, आपको हसीन सपने देखना है। और मेरा एक ही मोटिव है कि मैं सपने नहीं देखता। वो उसको सपना मत बोलो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको गोल बोलो, क्योंकि गोल आप बोलोगे तो अचीव हो पाएगा। सपने होंगे तो सिर्फ देखे जाएंगे। बस यही चीज़ के मुताबिक मैं चलता हूँ कि भाई पैसा है तो आज आप मेरे को भी सुन रहे हो। अगर मेरे पास नॉलेज है नहीं है वो बात सेकेंडरी है, पर आप इग्नोर नहीं करोगे, आप मेरा ओपिनियन तो ज़रूर सुनोगे। ये एक्चुअली दीपक, ये डीप टॉक को एक्चुअली इन्होंने पूरा सार्थक कर दिया है। आज दोस्तों डीप टॉक को एक नए मायने मिल गए हैं और बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको कोट करूंगा आने वाले हर डीप टॉक्स में कि सपना मत देखो, सपने को गोल बोलो, क्योंकि सपना तो सिर्फ देखा जाता है, गोल अचीव किया जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार बात एकदम आपने कही। तो ये आईपीओ का ख्याल कैसे आया कि हमें आईपीओ ही खेलना है और ट्रेडिंग नहीं करनी है? टू बी ऑनेस्ट, आपको देख के ही आई है, क्योंकि
आपकी ऑडियंस ज़्यादातर सर शॉर्ट टर्म गेन या फिर उसमें मानती है। और आज की जनरेशन, मतलब मेरी जनरेशन, आज की जनरेशन वही बोल सकता हूँ कि जेनजी जो है वो मतलब 9 to 3 वाली हो गई है। किसी को पापा के साथ फैक्ट्री जाना, पूरा दिन काम करना, इसमें मज़ा नहीं है। यही चीज़ देखनी है कि भाई 9 to 3 में कैसे फटाफट पैसा कमाना है, ठीक है। स्कैम देख लिया 1992, हर्षद मेहता का मतलब गोल बना लिया, वो सब कर लिया, पर ये चीज़ है नहीं। रियल में शॉर्ट टर्म गेन करना है तो आईपीओ इज़ द शॉर्टेस्ट थिंग। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टॉक भी ले लो तो भी 15 दिन की साइकिल से लेके 1.5 से 2 महीना उसको शॉर्ट टर्म साइकिल बोलते हैं। पर अगर आप आईपीओ कर रहे हो तो ठीक है, 5 दिन में आपको लिस्टिंग गेन मिलता है। दैट इज द शॉर्टेस्ट थिंग इन मार्केट जो आपको पैसा देता है। सो शॉर्ट टर्म गेन मेरे को भी करना था, मैं भी वही जनरेशन का हूँ, थिंकिंग तो मेरी भी वही रहेगी, पर थोड़ा सेफ तरीके से करता है, थोड़ा स्टडी करके कर सकता है। बस यही था सर, इसीलिए थोड़ा आईपीओ में आ गए। तो रुचित, ऐसा क्या आपको सेटबैक लगा कि मुझे इतना जल्दी पैसा बनाना है? सेटबैक क्योंकि अगर आप दीपक को सुनते हो तो दीपक तो हमेशा कहते हैं वेल्थ लॉन्ग टर्म बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए टाइम कहाँ है मैम? लॉन्ग टर्म के लिए तो टाइम ही नहीं है। आज ये सोच रहा हूँ मैं कि मेरे पापा 55 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और मेरा यही गोल है कि वो 55 पे हो रहा है तो उन्होंने मेरे साथ कितना टाइम बिताया, मेरे को मुझे मेरे पापा की कमी कितनी कहाँ जगह महसूस हुई, बिकॉज ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मी। और मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि मैं 45 साल में रिटायर होने की कोशिश करूँ ताकि मैं मेरे फैमिली को और ज़्यादा टाइम दे सकूँ, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ और रह सकूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ और रह सकूँ। बस यही है मेरा थिंकिंग। चलो मैं यहाँ तुम्हारा सपना तोड़े देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होता है आदमी उतना लंबा काम करता है। जिसके जो आदमी नौकरी में होता है उसकी तो रिटायरमेंट होती है, बिजनेस वाले की कहीं रिटायरमेंट एज ही नहीं है। सर बात तो सही है, पर बिजनेस में फ्रीडम भी है ना। बिजनेस में जो फ्रीडम है ना, आप चाहो तो अभी मेरे को आज एक महीने के लिए काम नहीं करना तो मैंने ऑटोमेटेड मेरा बिजनेस कर दिया। ऑटोमेटेड नौकरी कभी नहीं हो सकती। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आखिरी से आखिरी, कि आपको कंफर्ट दे सकते हैं वो लोग, पर इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते, फ्रीडम नहीं दे सकते। वो मेरे बिजनेस में हो सकता है। तो आपको क्या लगता है रुचित कि आईपीओ जो है दैट इज अ वेल्थ क्रिएशन और इट्स अ शॉर्टकट? लोगों ने शॉर्टकट बना दिया। इट्स अ वेल्थ क्रिएशन टूल इफ़ यू यूज़ इट परफेक्टली एंड माइंडफुली। अगर आप देखो कि शॉर्टकट्स ऐसे हो गए कि भाई हर एक आईपीओ भरे जा रहा है, जीएमपी है, ये है वो है, तो हर एक आईपीओ अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। यू कैन नॉट गो फॉर दिस इज़ माई मेन बिजनेस और दिस इज़ माई मेन कोर बिजनेस। अपॉर्चुनिटी है तो एक्सेप्ट करो। ऑलवेज एंड ऑलवेज मेरे पापा ने यही चीज़ सिखाई है कि आईपीओ को सेकेंडरी इनकम की तरह आप देख सकते हो, बट इट इज़ एज गुड एज प्राइमरी इफ़ यू डू इट माइंडफुली एंड सही से एकदम फोकस करके, रिसर्च के साथ। तो कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बना है आईपीओ बेसिकली? किस माइंडसेट के लिए? डिसिप्लिन्ड, जैसे सर बोलते हैं कि हर बार डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए स्टॉक मार्केट बना है, वैसे आईपीओ भी डिसिप्लिन्ड प्लेयर्स के लिए ही बना है। अगर आप चाहो कि भाई इसमें मैं इसका जीएमपी इतना है तो मैं ये भर देता हूँ, इसका ओवर वैल्यू इतना हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन इतना हो गया, वो भर देता हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन कहाँ से आता है? लॉस से होता है। प्रॉफिट हमेशा बुकिंग से नहीं आती, वो लॉस के दर्द से ही आती है कि चलो अभी मेरे को प्रॉफिट की अहमियत मालूम पड़ी। बस वही है, इन्वेस्टर डिसिप्लिन्ड हो तो हर एक आईपीओ उसके लिए पैसे कमा सकता है। सोचिए, एक बात थोड़ी सी समझाओ, स्टार्टिंग फेज़ में आपका माइंडसेट कैसा था? मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा था या प्रोसेस को फॉलो करना ज़्यादा था, या हमने क्या सोचा, मतलब हम क्यों इस आईपीओ में आए? आप ट्रेडर क्यों नहीं बने? क्योंकि ट्रेडिंग में भी तो 5 दिन में पैसा डबल होने के तो हम देखते ही हैं ना रील। सर बात तो सही है आपकी, पर एक बैकग्राउंड मेरा ट्रेडिंग का था नहीं। पापा का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आईपीओ का था, तो बोले कि भाई चांस ही लेना है तो पापा में लेते हैं, शायद फेल हो जाए तो पापा कम डांटेंगे और क्या। और यही चीज़ थी। और दूसरा प्रोसेस तो सर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग वाली ही थी। इवन इफ आई गो फॉर आईपीओ, मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि भाई एक्साइटमेंट, देर वॉज नो वेल्थ प्रोसेस या फिर प्रोसेस को पीछे, क्योंकि वो प्रोसेस वाली चीज़ है ना मेरे को अंकल जैसी लगती है, अंकल वाली, कि भाई एकदम स्लो एंड स्टेडी। वो चीज़ हमारे जनरेशन में है नहीं, मतलब तुरंत चाहिए जो चाहिए वो। 10 मिनट में कुछ भी आ जाता है, कहीं से मंगवा ले। वो आपके टाइम में तो काफ़ी टाइम लग रहा था, तो वो चीज़ थोड़ा माइंडसेट है और वही एटीट्यूड से आगे चल रहे हैं। हमें भी तुम इतना बुड्ढा ना बनाओ भाई, हम भी यही कही है। और ऐसा मत बोलो आपके टाइम में, यार अभी तो जवान है हम भी ज़ेप्टो और ब्लिंकिट करते हैं 10 मिनट में, बच्चों से ज़्यादा करते हैं। चलो, तो आज जो आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो उसका आधार क्या है? मतलब उसका बेस कैसे बना और उसका एक्सपीरियंस कहाँ से आया?
मतलब व्हाट वाज दैट टर्न अराउंड के जो आपको ये परफेक्ट है सर। लॉस, एक ही वर्ड है, लॉस। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं फोमो में चला गया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, नॉट विद द मार्केट बट आई वॉज विद माई फादर, आई वॉज चैलेंजिंग माई फादर कि भाई अगर वो कर रहे हैं तो उनका ही मतलब खून है मेरे में, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अगर वही चीज़ मैं आगे आगे उनसे ही सीखता जा, 2 साल के बाद इतना मालूम पड़ा कि मैं गलत था कहीं ना कहीं, ठीक है। और लॉस से ही मुझे लर्निंग मिलती है, लॉस इज इक्वल्स टू लर्निंग, यही चीज़ पापा ने हमेशा सिखाई है और उसी पे अब हम चलते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं मार्केट में, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड भी है, एक आईपीओ मार्केट हो गया, एक डायरेक्ट मार्केट हो गया, एक ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, और भी जाने क्या क्या, एफडी से लेके सोना चांदी तक कई विकल्प हैं, ईटीएफ भी एक विकल्प है। तो आपको क्यों लगता है कि लोगों को आईपीओ भरना चाहिए, और आईपीओ का क्या क्रक्स है, मतलब व्हाट इज़ द मतलब मेन रीज़न टू फॉर ए पर्सन टू गो फॉर एन आईपीओ? सर प्रॉब्लम अभी ये है कि लोग प्रोडक्ट में नहीं, एक्सपेक्टेशंस में मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स को पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है, स्टॉक्स को स्किल की ज़रूरत है, और आईपीओ में एक्साइटमेंट है। और लोग यही ड्रिवन हो जाते हैं कि भाई एक्साइटमेंट है तो उसके पीछे ही जाना है, द अर्ज टू हैव सम डोपामाइन इन आवर लाइफ, दैट इज़ द ओनली थिंग। और वही चीज़, अब समझो लोग एक्साइटमेंट को रिटायरमेंट प्लान मान लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। बस इसीलिए लोग प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, जैसे कोई भी एक आईपीओ आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग गूगल कर लेंगे, शार्क टैंक पे कुछ ब्रांड्स आए, फिर बाद में पता लगा कि वो ब्रांड भी आईपीओ ला रहे हैं, बहुत हाइप बनी, बहुत हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो लॉस मेकिंग कंपनीज थी जिनके आईपीओ आए। लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो भी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, उनका भी जीएमपी बहुत अच्छा। अच्छा दोस्तों, मैं पहले बता दूं इसको, जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब भी आप कोई आईपीओ भरते हैं तो उसका हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, और उससे हमें ऐसा आभास होता है, जो कि एक मिथ बाद में साबित होता है, कि इसका जीएमपी 25% है, 30% है, किसी का 100% होता है। आप लोग लगता है अरे भाई, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 की चीज़ 200 में बिक रही है, ये तो 500 ही खुलने वाला है, वो वहीं से ही डिप हो जाता है सबसे बड़े। तो जीएमपी देख के अक्सर लोग घुस जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि गलत हो गया। सर बात तो सही है, जीएमपी इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, और वो एक इंडिकेटिव प्राइस अपन मान सकते हैं। लेकिन वो कितना सही है, मतलब उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो कोई गवर्नमेंट रेगुलेटेड तो है नहीं। गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है सर, पर आप उसको एक एडवांटेज के लिए देख सकते हो कि भाई अगर आप कंसिडर कर सकते हो एक पॉइंट, कि ये पॉइंट अपन मान सकते हैं कि अगर अपने को कोई आईपीओ अप्लाई करना है तो कौन से पॉइंट्स। फर्स्टली दैट इज वैल्यूएशन, promoter intent, these two things are the utmost thing for applying an IPO, even if GMP is there or not there, but आप कैश फ्लो देखो, प्रॉफिट रेवेन्यू देखो, वो सब देख सकते हो। इन शॉर्ट रिसर्च करने से ही आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। जीएमपी एक आपको एक पॉइंट मिल रहा है कि भाई एक्स्ट्रा पॉइंट, इंडिकेटिव पॉइंट, कि आप आपकी जो रिसर्च या वैल्यूएशन आपने जो निकाली है, आपकी रिसर्च के साथ वो मैच हो रहा है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ एज वेल। सो दैट इज़ द थिंग। और जीएमपी इसके लिए ही होता है कि इंडिकेटिव होता है। और आप जब बात कर रहे हो लॉस मेकिंग कंपनीज की, तो लॉस मेकिंग कंपनी सर प्रेजेंट के नंबर्स वीक दिखाती है और फ्यूचर के होप बेचती है। और जो कंपनीज लॉस मेकिंग है और फिर भी आईपीओ ला रहा है, दे आर होम ब्रांड्स। मैं नाम ले सकता हूँ, ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ पेटीएम का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एलआईसी, मामा अर्थ हो गया, ये सब घर के नंबर्स पे आ रहा है, ठीक है, पर वैल्यूएशन मेहमान जैसी है। घर के नंबर्स है, मेहमान जैसी वैल्यूएशन है, तो उसमें आदमी गलती हो जाएगा। क्योंकि आप होप, फिर आप समझो कि घर का ब्रांड है तो आप वैल्यूएशन के सामने नहीं देखते, आप ब्लाइंड हो जाते हो कि भाई ये तो चाहिए, बजाज का आ गया, टाटा का आ गया, अरे यार ये तो अपना घर का है, ये तो होना ही चाहिए, कितने सालों सा है, अपने घर में कोई टाटा का शेयर नहीं है, तो कहाँ कोई टाटा वाला आपके वहाँ आके बोल रहा है कि भाई हमारा ले लो। वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना रिसर्च करके फिर उनसे उनके साथ काम करो। सो दिस इज़ द थिंग कि होप बेची जाती है और पब्लिक वही ले लेती है। एक बहुत नंबर आता है जो हम देखते हैं कि किसी का टर्नओवर या रेवेन्यू मान लो 100 रुपये है, और उसका पी 200 है या 150 के पी पे मिल रहा है, या आईपीओ लॉन्च होता है तो 100 के पी पे होता है, जबकि इंडस्ट्री पी उससे कम होता है। तो क्या इन्वेस्टर्स को ये पी वाली चीज़ थोड़ा सा इन माइंड रखनी चाहिए, या इसका कोई रेलेवेंस नहीं है? 100% रिलेवेंस है सर। आप कोई भी इंडस्ट्री में किसी की पी फॉर एग्जांपल 10 to 15 है, और उसी सेक्टर पे, उसी इंडस्ट्री पे आप कोई भी आईपीओ ला रहे हो जिसका
आप समझो कि पी 100 का पी है, ठीक है, 100 से 125 का, तो वो चीज़ एक बार आपको रेड फ्लैग बोल सकते हैं, आप वही सेक्टर का रेड फ्लैग। हर एक, आप कोई आम की पेटी है तो हर एक आम की पेटी में एक गंदा आम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अपने को वही चुन के बाहर निकालना है ताकि पूरी इंडस्ट्री की खराब ना हो जाए इमेज, बस वही चीज़ करनी है। आप अपनी तरह रेक्टिफाई करो, ठीक है, कि ये चीज़ अगर यही पी पे आ रही है तो वो लॉस क्या कर रहा है, या फिर वो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसका बिजनेस अप्रोच क्या है, ठीक है। वही बिजनेस अप्रोच पे अपन चलते हैं कि भाई अगर ये बिजनेस अप्रोच ये इंडस्ट्री में चलता है या नहीं चलता, उसके ऊपर रिसर्च करो और उसी से आगे बढ़ सकते हैं। रुचित, आईपीओ में पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज या इन्वेस्टर्स? सबसे पहले तो अपन कंपनी की बात करते हैं, सबसे पहले कंपनी कमाती है, इंस्टीट्यूशंस भी कमा लेती है, ठीक है, उसको लिक्विडिटी मिलती है, और तीसरा गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल जाता है, तो उससे तो बढ़िया उसके पास तो कुछ है ही नहीं कि आप लाओ, प्रॉफिट करो, लॉस करो, कुछ फायदा मतलब फ़र्क नहीं गिरता। और रिटेलर्स की जब बारी आती है तभी एग्जिट लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तभी रिटेलर्स की बारी आती है, ठीक है। और इसी का एक प्राइम एग्जांपल अपन मान लेवे कि भाई पेटीएम आईपीओ था, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस निकल गए, रिटेलर्स रह गए, क्या बोले भाई लॉन्ग टर्म है रखेंगे, 1800 वाला 300-400 रुपये हो गया, कब का इंस्टीट्यूशंस तो निकल गए थे। पर वही चीज़ है, सबसे पहले, और गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया पेटीएम का, बस वही चीज़। नहीं तो क्या आपका कहने का मतलब है क्योंकि वो प्राइस तो कभी आई ही नहीं जिस पे अलॉटमेंट हुआ था, तो क्या इंस्टीट्यूशंस लॉस में निकल गए? सर इंस्टीट्यूशंस का गेम बहुत पहले से सेट हो जाता है, जैसे QIB होता है, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स, और वही इंस्टीट्यूशंस जो इनकी एग्जिट प्लान, एक्चुअली उनका रेवेन्यू मॉडल और उनका हॉराइजन बहुत डिफरेंट है रिटेलर मार्केट से। रिटेलर अपने साथ QIB या फिर इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करता है, बट द थिंग इज इंस्टीट्यूशंस ने पहले वैल्यूएशन देखी थी, उन्होंने पहला एंट्री लिया है नहीं लिया है, दैट रिटेलर डजेंट नो। रिटेलर को नहीं मालूम कि उन्होंने एंट्री कब लिया था, ठीक है, और उन्होंने जब लिया था तभी क्या तो हुआ ये भी था। हो सकता है कि मतलब उनको 1200 में मिला हो जो हम लोगों को 1800 में मिला, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है सर, क्योंकि अनलिस्टेड में जिस टाइम पेटीएम आईपीओ आया था उसके पहले अनलिस्टेड का भाव उसका 2200 रुपये था, तो भी वो 1800 से हाँ, लेके हमने आया सुना था। भी था वॉरेन बफे ने भी हाँ। 21-2200 रुपये में लिया है। यही सुन के तो सब लोग घुस गए थे कि उसमें वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट हो रही है। सर आप तो वॉरेन बफेट यूएस हॉलीवुड चले गए, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। कभी कभार ये भी होता है कि ऐसा मतलब मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है, या फिर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे आता है कि अजय देवगन हैज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, रणबीर कपूर हैज अच्छा। इन्वेस्टेड, हाँ। और कभी कभार इवेंट्स होती है आईपीओस की, बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है, उसमें आते हैं भाई रणबीर कपूर आ गया, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट, बिकॉज फिर रूमर्स आती है कि भाई इसने इसमें इन्वेस्ट किया है तभी वो आए, वरना वो आईपीओ में क्यों आता है, वरना वो तो एक बॉलीवुड स्टार है, वो फाइनेंस सेक्टर में क्यों आए। अरे वही चीज़ सुन के रिटेलर बोलता है कि चलो इसमें तो पैसा लगाना है, बट रिटेलर हैज़ नेवर सीन द शीट। आज कहीं भी आपने नाम देखा कि रणबीर कपूर प्रमोटर होल्डिंग में है? प्रमोटर होल्डिंग बाहर निकलती है, आप देख सकते हो, या फिर बल्क डील होती है कि जहाँ अजय देवगन या फिर रणबीर कपूर XYZ कोई भी सेलिब्रिटी का जब भी नाम आता है कि भाई उसने लिया है, नहीं लिया, आपने कहीं देखा नहीं, बस एक रूमर चल गया और आपको दिखा, जो दिखता है वही बिकता है, वही चीज़ है। और उन आपने देखा कि भाई वो आगे इवेंट पे, तो आपने ले लिया, बस यही चीज़ है। तो रुचि, जैसे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, तो इसमें गवर्नमेंट और सेबी का क्या रोल है? डोंट दे चेक इट? देखो गवर्नमेंट और सेबी दोनों पैरेलल चलते हैं, और वो एक ही चीज़ देखते हैं, रेगुलेटरीज। वो ये बोलते हैं कि भाई आप जो भी बता रहे हो, कंपनीज जो भी बता रही है, ठीक है, वो सच बोल रही है या झूठ। अगर सच बोल रही है तो पास कर दो। दे नेवर से कि ये कंपनी पैसे बनाएगी, वो इन्वेस्टर्स का काम है, वो रिटेलर्स का काम है कि वो देखे, वैल्यूएशन पढ़े। दे जस्ट सी कि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, आप कितना सच बता रहे हो वो नहीं बोल रहे वो हाँ, कोई अपना गलत थोड़ी ना गा के बताएगा। नहीं बताएगा। और जितना भी बोलेंगे तो गवर्नमेंट तो वही देखे कि भाई चलो जितना इसने बोला है, जितना कंप्लायंस है, जितना रेगुलेटरीज है, जितनी फॉर्मेलिटीज है, वो सब इन्होंने पूरी कर दी है और सच बोल रहे हैं। वैल्यूएशन अभी रिटेलर्स के हाथ में है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी बोले जी हम तो लॉस में हैं, या हम छोटे से प्रॉफिट में हैं, या हम पिछले 10 साल से लॉस में थे, हम अभी अभी आए हैं, और उन्होंने अपना डिस्क्लोजर बिल्कुल ऑनेस्टली दिया है। और ये भी हो सकता है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ या एफपीओ लेके आए। आपको समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त इन्वेस्टर को क्यों, मतलब क्या एक रेड फ्लैग होना चाहिए, क्या देखना चाहिए? क्योंकि
इस होप में बैठे रहो कि भैया ये तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इसके नंबर्स पॉजिटिव होंगे, तब तक तो पता लगा कोई और ब्रांड घुस गया उस नीश में। ये भी तो हो सकता है ना कि हम आज तो होप में हैं कि चलो इसके पास एक वैल्यूएशन है, एक अच्छा प्राइस है, एक अच्छा वो है, कंज्यूमर बेस है, लेकिन बाय द टाइम इसके नंबर पॉजिटिव होंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि उस नीच में कोई और बड़ा प्लेयर घुस जाए जो ये कभी प्रॉफिट में आ ही ना पाए। 100% सर। जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा जोक है, मैंने अभी इंस्टा पे ही सुना था कि एक आदमी है, उसके चाचा की एक कोई चश्मे की दुकान थी और सारे मतलब उसमें और पूरे शहर में 50 चश्मे की दुकान थी। अब वो 50 चश्मे की दुकान जो है सारी प्रॉफिटेबल थी, कई 20 सालों से थी। अब वहाँ पे एक बड़ा ब्रांड घुस जाता है और वो लॉस मेकिंग ब्रांड है। आफ्टर 2 ईयर्स ये सारे लॉस मेकिंग हो गए, कोई भी नहीं कमा रहा, लेकिन वो अपना वैल्यूएशन करके और एक वो बड़ा आईपीओ ला के वो तो निकल गए और ये छोटे छोटे दुकानदार सारे मर गए। तो ये जोक इज़ ऑन द रिकॉर्ड एंड इट इज़ ऑन इंस्टा, मैंने वहीं देखा है। तो क्या इस तरह की वैल्यूएशन गेम में क्या सब लोग कमा सकते हैं, या ये रिटेलर को, छोटे वालों को मार के ब्रांड बड़ा बन जाता है और इससे वैल्यूएशन का गेम हो जाता है और वो तो प्रमोटर और वो सब तो कमा ही लेते हैं, तो इसमें जो इनोसेंट इन्वेस्टर होता है वो मर जाता है। तो उसका क्या मतलब, क्या रेड फ्लैग होना चाहिए, इन्वेस्टर को घुसना है नहीं घुसना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, थोड़ा सा ये गाइड करिए आप। सर सबसे पहली बात, सेबी और गवर्नमेंट, आप जब अभी कोई भी बात करते हो कि भाई लॉस मेकिंग कंपनी है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई सेबी ने इसको अप्रूव ही क्यों किया है, कि भाई आपकी वैल्यूएशन है नहीं, ये है वो है, लॉस मेकिंग है, रेवेन्यू मॉडल नहीं है। तो सबसे पहले अब हमको ये चीज़ समझनी है कि सेबी और गवर्नमेंट दोनों सीट बेल्ट है। वो एक्सीडेंट का कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है। देखिए, वो आपको सेफ्टी दे सकता है, पर आप गाड़ी सामने से जाके ठोक दो तो एक्सीडेंट होना ही होना है। सो दैट इज़ द थिंग। दूसरा, आप जो बोल रहे हो कि भाई लॉस मेकिंग है, ये करना है, रेड फ्लैग, तो डिस्क्लोजर्स जो है वो सेबी और गवर्नमेंट के नीचे आते हैं, रिसर्च अपने ऊपर आती है। अच्छा, रिसर्च हम आप देखो ना, प्रॉफिट शीट्स देखो, और हर एक आईपीओ लॉस मेकिंग है। पर जैसे आप समझो कि फॉर एग्जांपल मीशो था, ठीक है, तो मीशो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी। अगर जिन जिन लोगों को वो चीज़ रेवेन्यू मॉडल समझ में आया, ठीक है, लेंस कार्ट थी तो वो भी लॉस मेकिंग थी, तो जिन जिन को रेवेन्यू मॉडल समझ में आया उन्होंने अप्लाई किया, बाकी किसी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। जो लोग अप्लाई नहीं किए वो भी खुश है, जिन लोगों ने अप्लाई किया तो उन्होंने कुछ रिसर्च करके भी वो अभी बोल रहे कि वो अभी खुश है। वो अभी खुश है या नहीं है वो ही जाने, और हम भी जानते हैं, पर अभी क्या जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। एक्चुअली हमारे ट्रेड का ना एक बहुत बड़ा अच्छा वो होता है, जो प्रॉफिट में होता है वो तो प्रॉफिट लेके निकल जाता है, जो लॉस में होता है वो कहता है मेरा तो विजन ही 20 साल आगे का था, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म हो ही जाता है। लेकिन मैंने आज तक प्रॉफिट में किसी को 20 साल टिके हुए नहीं देखा। ये मेरे को मतलब, आई हैव मेट ऑलमोस्ट 5000 डिफरेंट ट्रेडर्स। प्रॉफिट लोग इतना लेते हैं, लॉस इतना बड़ा लेते हैं और 20 साल तक चिपका के रखते हैं उस लॉस को, इस होप में कि ये तो कभी ऊपर आएगा। मैं तो यही चीज़ समझता हूँ कि अगर वो कंपनी, आज आप कोई भी आईपीओ ले रहे हो या फिर कोई भी स्टॉक ले रहे हो, ठीक है, एक ही चीज़ समझना कि आज के भाव से वो अगर 50% नीचे भी मिल रहा है तब भी आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़, तो ही आप लो। दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे पापा मेरे को ये सिखा गए कि भाई, सिखा यही रहे, आज की तारीख में भी यही सिखाते हैं कि भाई सेकेंडरी मार्केट से दूर रहो। और अगर करना भी है तो मेरा एक ये चीज़ है कि आज मेरे को कोई शेयर 100 रुपये पे भी पसंद है और कल उठ के वो 50 रुपये भी हो जाए तो भी मुझे उतना ही पसंद आएगा, ठीक है, तभी मैं वो चीज़ लूँगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट थिंग कि आज ये जो बिजनेस कर रहा है वो आगे जाके इतना प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसे ही एक हमारे मेरे फादर, मतलब मेरे दोस्त के फादर हैं, उनका नाम है मिस्टर ढींगरा। वो ये कहते हैं जो चीज़ 100 रुपये में अच्छी थी 50 में कैसे ख़राब हो गई, 50 में तो डबल अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। तो इसका मतलब अगर 100 वाली चीज़ 50 में ख़राब लग रही, दैट मीन 100 का डिसीजन भी गलत था। 100% सर, 110%। आप वो, आपको देखना है कि 100 में आपने क्या देख के लिया था, फोमो में लिया था, फ्लो में लिया था, या फिर मार्केट के सेंटिमेंट के मुताबिक लिया था। सो दैट इज़ द थिंग। और रुचित ये बताइए, अगर कोई कंपनी स्ट्रांग है तो उसको आईपीओ को क्या ज़रूरत है, वो प्राइवेट फंडिंग क्यों नहीं लेती? प्राइवेट फंडिंग में मैम एक चीज़ है, सवाल बहुत पूछते हैं, और आईपीओ जब लाते हैं ना तभी वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाती है। आप समझो, सवाल ये पूछते हैं कि भाई आप क्यों ये चीज़ कर रहे हो, कैसे करोगे, ये वो। आईपीओ जब आता है तो वो लिख के दे देता है कि मैं ये पैसे से इतना करूँगा, बस। बाकी तो करने वाले तो लोग बहुत है। प्राइवेट में प्लेयर्स कम हो जाता है, ठीक है,
और पब्लिक करने आईपीओ करने जाओ तभी रिटेलर से ही उनको सपोर्ट इतना कर देते कि भाई इनको प्राइवेट की ज़रूरत ही नहीं है। और वैल्यूएशन जब जस्टिफाई हो जाती है तभी उनको कम मेहनत में ज़्यादा अपनी औकात दिख जाती है, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं हिंदी स्लैंग वर्ड में कि अपनी औकात ज़्यादा दिख जाती है कि भाई चलो इससे वैल्यूएशन तो ज़्यादा हो गई, प्राइवेट से 110% आईपीओ में ज़्यादा ही होने वाली है। और वही जस्टिफाई वही होप से वो प्राइवेट से ज़्यादा आईपीओ मतलब लिमिटेड कंपनीज में जाता है। एक सवाल अभी बैठे बैठे मेरे मन में आ गया, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है और आपके शायद डोमेन से भी अलग है, मुझे पूछना चाहिए नहीं, बट स्टिल आई विल टेक द लिबर्टी टू आस्क। अभी हम लोगों ने देखा है कंपनी थी जेनसॉल, बहुत अच्छा उसका वो था, अच्छा चल रही थी, लोग डबल ट्रिपल की बातें भी कर रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन ज़ीरो हो गई। तो उसका भी आईपीओ अभी थोड़े दिन पहले ही आया था। तो इस तरह के रेड फ्लैग वाली कंपनीज को क्या कुछ ऐसा पैरामीटर है जहां आइडेंटिफाई किया जा सके? सर मेरा क्योंकि अब प्रमोटर ने जाके कमेलियस में घर खरीद लिया और एक गाड़ी खरीद ली और कंपनी का दिवाला निकल गया। और इसमें हुआ क्या, देखो प्रमोटर ने तो अपनी इक्विटी निकाल ली, इंस्टीट्यूशंस ने भी पैसा कमा लिया, वो बेचारा रिटेलर जो घुसा था इन्हें होप कि मेरा पैसा तो 4x 5x 10x 100x होगा, वो मर गया। 100x तो छोड़ो, उसका तो 5x भी नहीं, मतलब 5x या 0.5 भी नहीं रह गया। एंड रुचित वन मोर थिंग कि दीपक ये चाहते हैं कि इनकी ऑडियंस जो है वो कहीं से भी चीट ना हो और एक अच्छे आईपीओ में अप्लाई करे। 110%। कोई आप दीपक सर की नहीं, पूरे इंडिया की कोई भी पब्लिक, मैं यही चाहता हूँ कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसमें अप्लाई करे। Exactly. हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएमपी देख के अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन देख के, वो भीड़ है, वो आप समझो, वो आप रिसर्च नहीं करोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन आपको भीड़ ही लगनी है हमेशा कि लोग इधर जा रहे हैं मैं भी इधर जा रहा हूँ, वो चीज़ मत करो। और जैसे सर आपने बताया जेनजोल की बात है, तो जेनजोल सबसे पहली बात तो उसका रेवेन्यू मॉडल क्या था, मेरे पैरामीटर्स, जेनजोल की अपन बात छोड़ देते हैं, मेरे पैरामीटर्स जो आपने रेड फ्लैग्स पूछा है, एक ये कि प्रोमोटर का इंटेंट क्या है, दैट इज द अटमोस्ट थिंग विच आई सी इन एवरी आईपीओ। जब उसका आप देखोगे ना आईपीओ और वो डीएचआरपी बोलते हैं ना, डीआरएचपी सॉरी, तो उस पर साफ लिखा था कि वी विल बी डूइंग एक्सपेंशंस, हमारे पास अभी इतनी कार हैं, हम इससे इतनी 1000 कार और लाएंगे, हम पहले अभी गुड़गांव या एनसीआर में हैं, फिर हम पैन इंडिया जाएंगे। उसमें ये थोड़ी लिखा था कि मैं जो हूँ घर लेने वाला हूँ या रॉयल्स रॉयल लेने वाला हूँ या मैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्चा निकालने वाला हूँ। मतलब एक रोजी पिक्चर तो प्रोजेक्ट की ही जाती है ना। परफेक्ट है, रोजी पिक्चर प्रोजेक्ट की जाती है। अभी उसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई फैक्ट्री चलानी शुरू कर दी, अगर आपने कोई फैक्ट्री ली है, आपने चलानी शुरू कर दी, आप आज इधर बैठे हो, आपने लंदन में समझो कि फैक्ट्री ली है, उधर चल रही है, तो आप इधर पूरे साल बैठोगे नहीं, आप ओवरव्यू करने हर महीने या फिर हर 2 महीने उधर जाओगे, एक दिन रहोगे, ओवरव्यू करोगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है। वही चीज़ जेनजोल में भी करनी थी या फिर कोई भी आईपीओ में करनी है कि आपने ले लिया, पर अगर उधर कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको तो आप 1 महीने में बाहर निकल सकते थे। पर अगर वही चीज़ हो जाती है, प्रॉफिट इतना लॉस इतना, मेरा विजन तो भाई 20 साल का है, वही चीज़ वापस इसमें आ गई कि आपको हर बार हर चीज़, आप कोई भी पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो मतलब क्या हुआ कि मतलब लेके रख दिया, अपने बच्चे लोग बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी आपने सिखाया है सर कि भाई पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करते रहो, टाइम टू टाइम उसको भी सेट करते रहो और वो चीज़ रिव्यू करते रहो। वही चीज़ इसमें भी है, आपने कोई फैक्ट्री ले ली तो आपको हर महीने एक बार तो रिव्यू करनी है ना। आपने कोई स्टॉक ले लिया, आपने जेनजोल ले लिया, चलो गलती हो गई, ठीक है, गलती तो सबसे होती है। 100 रुपये का फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक ले लिया, अगर वो चीज़ 90 हो रही है 80 हो रही है तो आपको ट्रिगर होनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। हाँ, अगर रेवेन्यू सही है, मॉडल सही है, मार्केट सेंटीमेंट खराब है या फिर कुछ ऊपर नीचे बिजनेस में है, टैक्सेशन या फिर लीगलाइजेशन जो भी स्ट्रक्चर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वही चीज़ आप देखे जा रहे हो कि नीचे जा रही है और हाँ चलो नीचे जा रही है, नीचे आएगा आएगा आएगा, तो वो तो कहाँ से आएगा। एक और सवाल है, वो भी अगेन मैं कहूँगा थोड़ा सा, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मतलब क्या होता है, लोग मेरे से पूछते रहते हैं और मैं कभी कभी वो सवाल भी उठा लेता हूँ, तो ये सवाल भी मेरे जहन में अभी अभी आ गया। एक शेयर हमने बहुत सबने देखा है, येस बैंक। 2020 में इसकी कहानी शुरू हुई गिरावट की, लेकिन उससे पहले 20 साल ये शेयर बहुत बढ़िया चलता रहा, बहुत लोगों को वेल्थ भी कमा के दी। फिर न्यूज़ आने लगी कि देयर इज़ सम, स्लैंग लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ लोचा चल रहा है कंपनी में। लेकिन जब कस्टमर एज ए रिटेलर या कस्टमर बैंक में जाता था, बैंक वालों से पूछता था, तो वो कहते कुछ नहीं, बैंक बढ़िया चल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, आपको पैसा मिल रहा है ना। दिक्कत तब होती है जब आप अपना चेक प्रेजेंट करो और आपको कह दे कि भैया आज कैश नहीं है।
बट वर्किंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो 600 से 400 आया, लोगों को लगा यार सारी ब्रांचें तो चल रही हैं ना, ले लो। 400 वाला 200 आया तो और ज़्यादा ले लो, 200 वाला 100 आया और ले लो, 6 रुपये आया और ले लो। अब लोग ट्रैप हो गए और 5 साल से बढ़ नहीं रहा वो, मतलब लोग सोच रहे हैं कि अब भागेगा भागेगा भागेगा। तो इस सिचुएशन में या इस तरह की कंपनीज में आपका क्या स्टैंड है? मतलब बने रहना चाहिए कि इन परव्यू के ये तो कभी जिंदा होगी कंपनी, या मतलब एक बार कड़ा बंद करके लॉस लेके निकल जाएं? सर जिन लोगों को ऑलरेडी कड़ा बंद करके लॉस निकलना था वो निकल चुके हैं, ठीक। ठीक है, दे आर नॉट इन टू दिस थिंग। दूसरा, मैं सेकेंडरी मार्केट करता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ, तो जितना भी मैं सोच इसीलिए रहा हूँ, मैंने बोला ये आउट ऑफ सिलेबस हाँ है पर कोई आपके बात लिए। नहीं, ये थोड़ा सिलेबस के साथ भी ये चीज़ है कि सबसे पहली बात मैंने जो बोली कि प्रमोटर इंटेंट, आप क्या बोले कि स्लैंग वर्ड में लोचा है, लोचा कहाँ से हो रहा है? अगर आपका मतलब सही है कि ये चीज़ मेरे को ऐसे ही करनी है, नीतिमत्ता से जो अपन बोलते हैं कि भाई नीति से काम करो, ठीक है, तो लोचा कहाँ से हुआ? हाँ, अगर कुछ गलती हो गई तो वो रेक्टिफाई हो सकती है, पर आप गलती के ऊपर गलती के ऊपर गलती मान रहे हो कि भाई ये गलती हो रही है, तो दैट इज़ नॉट गलती, वो कुछ लोचा ही हो रहा है। और दैट इज़ द अटमोस्ट थिंग कि भाई प्रमोटर इंटेंट क्या है, उसको पैसा कमाना है खुद के लिए या फिर अपने इन्वेस्टर्स को भी देना है, वही चीज़ है। और जिन लोगों को लॉस करना था सर, वो लॉस करके निकल जाए, बिकॉज दैट इज़ अगेन वन थिंग, रिव्यू करो। आपने 400 रुपये वाला 200 रुपये हो गया, तो आप कुछ तो देखोगे ना कि चलो 50% हो गया, कोई बात नहीं अपन लेंगे, पर एक बार वापस तो देखो कि 400 पे जो रेवेन्यू मॉडल था वही 200 पे ग्रोथ स्टोरी है कि नहीं है। मैंने ये बात अभी इसलिए बोली कि इससे पहले वाले सवाल में हमने ही बोला था कि जो चीज़ 100 में अच्छी थी वो 50 में कैसे खराब हो गई, हाँ, तो जो 600 में अच्छा था वो 400 में कैसे खराब हो गया, 400 वाला 200 में और 200 वाला 100 में और 100 वाला 6 में कैसे खराब हो गया। 100% सर। तो ये मैं थोड़ा इसीलिए मेरे मन में ये सवाल आया, क्योंकि अपने साथ ये तो एक चलता हुआ एग्जाम्पल है ही ना। और अभी भी सुजलॉन हुआ, ये हुआ, ये कंपनी तो चली नहीं है, जबकि सुजलॉन मैंने 1200 भी ट्रेड होते हुए देखा है। सही बात है सर। एक ऐसे में वो भी है कि डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ था सर, और करीबन आप समझो कि 200 रुपये वाला शेयर कोई 170 के करीबन लिस्ट हुआ था एसएमई में, और वो कोई 1200-1300 है, फिर आगे जाके 12,000 भी हो गया है। सो ऐसी कंपनीज पकड़ना, इसको मतलब देखना, तो वो चीज़ बड़ी बात है। तो बहुत सारी रोजी रोजी पिक्चर दिखाई जाती हैं हमें कि भैया आईपीओ हमारा इतना अच्छा है, हमारी वैल्यूएशन इतनी अच्छी है, हमारे पास इतना बिजनेस है। इसको कैसे गेज करें कि क्या ये सही बोल रहा है प्रमोटर, और जो अपना वो लिख के दे रहा है सेबी में और वैसे, तो क्या ये सही है या नहीं है? ये क्या कोई इसका गेज है, तरीका है? सर कोई भी अपना बुरा तो नहीं बोलेगा। आप पुराने ज़माने में चले जाओ तो राजा के महल थे, तो राजा कितना भी छोटा होवे बड़ा होवे, ठीक है, उसका राजमहल का जो एंट्रेंस है ना वो इतना शानदार होता है, ठीक है, उससे ही आदमी चकाचौंध हो जाता है कि भाई चलो इसके पास, तो अंदर जाके देखो तो वो कितना खोखला है या फिर कितना उसके पास है, रियल वहीं पे मालूम पड़ता है। तो वही चीज़ इसमें भी हो रही है, लॉस मेकिंग है, पर वो इतना चकाचौंध दिखा देते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर तो ये है, आगे जाके एआई का ये हो गया, ये हो गया, हमारे इतने आइडियाज़ है। आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कैसे होंगे वो चीज़ कभी आपने पूछी है? आइडियाज़ तो मेरे पास भी है कि आज मैं मुकेश अंबानी के बाजू में बैठ के पॉडकास्ट करूँगा, ठीक है, या फिर ये करूँगा वो करूँगा, पर आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कैसे होंगे? इज़ दैट इवन वायबल और इज़ दैट इवन पॉसिबल? वही चीज़ देखनी है। तो अगर वो चीज़ आपने पकड़ ली कि इसका इंटेंट ये है कि ये ऐसे ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे ऐसी स्टोरीज करेगा, तभी आप देखा, वरना आप राजा के दरवाजे के बाहर से ही वापस आ जाओगे चकाचौंध होके, भाई चलो ये चीज़ बढ़िया, अपन राजा पे बैठ कर सकते हैं, मैं यही राज्य में रहूँगा। रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखकर इम्प्रेस होते हैं, और कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसको किस फॉर्मेट में लिया जाता है या लेना चाहिए? रिटेलर्स क्या देखे फैसिनेट हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी। रिटेलर्स तभी फंसता है कि जब भी कोई भी आईपीओ आता है तो वो चाय की टपरी पे बैठा है और बातें कर रहा है कि भाई जीएमपी कितना है। बस वो जीएमपी के हैवोक से या वो जीएमपी के फ्लो से वो आईपीओ जब बढ़ता है, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। आपको कैश फ्लो देखना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल देखना चाहिए, बिजनेस क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। फिर आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। बिजनेस अच्छा है तो आज दीपक सर भी अप्लाई करेंगे, आप भी अप्लाई करोगे, मैं भी अप्लाई करूँगा, पर जिन रिटेलर्स को अगर मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, तो वो ओवर सब्सक्राइब और जीएमपी वो दोनों देख के वो अप्लाई कर देगा। ही वोंट सी द बैक स्टोरी ऑफ द बिजनेस। वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है, और यही रिटेलर फंसते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और जीएमपी, ये दोनों ही चीज़ है विच इज़ मोस्ट ईजीली अवेलेबल टू सी, और समझने के लिए वही सबसे ईजी है कि ये चीज़ इतनी है, बात समझ गया। नो वन सीज रेगुलेटरीज, नो वन रीड्स
DRHP RHP कुछ नहीं पढ़ते, वो पीछे की स्टोरी नहीं देखना चाहते, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम IPO कॉर्नर पे एक स्क्रीन में काफ़ी कुछ दिखाते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स क्या है, एक टेबल फॉर्मेट है कि भाई उसमें फाइनेंशियल्स दिखता है, पी कितना है, क्या है, ग्रोथ स्टोरी है, तो वो सब दिखता है। इसीलिए हम IPO कॉर्नर पे वो चीज़ ला रहे हैं कि भाई आदमी को 300 पेज का PDF या फिर डॉक्यूमेंट पढ़ना ना पड़े, किसी के पास टाइम ही नहीं है सर। तो आपका जो IPO कॉर्नर है उस पे कैसे रहता है ये सब? मतलब एज अ लेमैन अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे और मुझे बिल्कुल IPO की नॉलेज नहीं है, तो भी मेरे को समझ आ जाएगा कि कौन सा IPO अच्छा है, कौन सा नहीं है? बट अगर आपको IPO की नॉलेज नहीं है बट यू नो कंपनी फंडामेंटल्स, कि भाई आपको थोड़ी बहुत कंपनी की मालूम है कि कंपनी ये है, ये क्या करती है, उसमें पूरा लिखा होगा कि कंपनी क्यों आ रही है, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क क्या है, वो भी हम रेक्टिफाई करके उसमें लिखे होते हैं कि इसकी कंपनी की स्ट्रेंथ इतनी है, आज वो जो सेक्टर में है तो उसका एक स्ट्रेंथ कितना रेशियो है, रिस्क का कितना रेशियो है, ठीक है। दूसरा वो प्रमोटर का पहले डाइल्यूशन कितना हुआ है, प्री IPO होल्डिंग कितना था, पोस्ट IPO डाइल्यूशन कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी कम हुई है। सो यू कैन रेक्टिफाई बाय योर सेल्फ ओनली कि ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है। जैसे आप वो DRH में 300 पेज पढ़ोगे तो यू वोंट गेट दैट थिंग, बिकॉज उसमें काम की 5 चीज़ें हैं, ठीक है, और नहीं काम की 5000 चीज़ें हैं। तो वो 5 काम की चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी है। आप चाहो तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल्स कितना है, टेक्निकल्स क्या है, वो सब आप देख सकते हो उसमें। और कंपनी पे कितना डेट है ये भी आ जाता है? सर मैम, जितना भी इंफॉर्मेशन कंपनी हमको प्रोवाइड करती है, कंपनी जितना मार्केट में प्रोवाइड करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी IPO कॉर्नर ऐप पे इजीली अवेलेबल बाहर से है कि DRHP में उतने उन्होंने जितना भी लिखा है, राइट। अगर आप 300 पेज का है तो आप 300 पेज में जो मेन पॉइंट्स जो आदमी को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, आज वही पॉइंट्स हम बाहर दिखाते हैं कि दिस इज़ द मेन थिंग। डेप्ट कितना था, फिर रेवेन्यू मॉडल कैसे था, प्रॉफिट PAT आफ्टर मतलब 2025 2024 से पीछे पीछे जितना भी हमको कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा या फिर NSE BSE को किया होगा, तो उसी से हम लेते हैं। आपकी एक चेकलिस्ट रहती है वहाँ पर कि 110%। अगर वो फुलफिल हो रही है से फॉर 80% देन वी शुड गो अहेड। यस, और वो आपके ऊपर है कि आपको ये चेकलिस्ट सही लग रही है या गलत। वी आर नो वन टू से कि ये चीज़ सही है या गलत। वी आर जस्ट लाइक गवर्नमेंट एंड सेबी। हम आपको एक राय दिखा सकते हैं, आपको जाना नहीं जाना वो आप अपने मुताबिक देख सकते हो। हम रास्ता दिखा सकते हैं, आपको पैदल जाना है या गाड़ी लेके, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों, इनकी जो ऐप है उसका नाम है IPO कॉर्नर, और आप लोग देख भी सकते हैं। इनका कहना ये है कि 300 पेज का DRHP होता है, आप उसको सिर्फ एक स्क्रीन पर समराइज़ करके समझ सकते हैं। फिर इनका कहना, साथ में एक डिस्क्लेमर भी दे दिया इन्होंने हर समझदार व्यक्ति की तरह जो कि स्टॉक मार्केट में है, कि भाई हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब आपको गाड़ी से जाना है, साइकिल से जाना है, जाना भी है या नहीं जाना है, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि एक बार इनकी ऐप को डाउनलोड करके देखिएगा, सोचने समझने के लिए एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इनकी रेटिंग जो भी सिस्टम ये बता रहे हैं, आपको 300 पेज की जगह एक स्क्रीन पे समराइज़ करके दे रहे हैं, रिस्क और रिवॉर्ड जो भी है उससे भी अवगत करा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप लोग इसको समझिएगा। अगर आपको लगे तो आप अप्लाई करिए IPO में, नहीं लगे तो स्किप करना भी कई दफ़ा अच्छी ऑप्शन होती है। एम आई राइट? या 100% स्किप करना बेहतर ही है। बेहतर ही है। हाँ, जैसे हमको सिखाया कि मार्केट को नो बोलना सीखो, तो वही चीज़ है कि IPO को भी नो बोलना सीखना चाहिए आपको। तो चलिए अब हम दोबारा से IPO की कहानी पे आते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे सेफ IPO कौन सा होता है और नो बोलने वाला IPO कौन सा होता है? मतलब कंप्लीट यस एंड कंप्लीट नो, बीच में कोई कंफ्यूजन वाला ना हो। फॉर मी, नहीं, नॉट फॉर यू, क्योंकि आपको तो सब पता है। फॉर आवर ऑडियंस फॉर ऑडियंस वी कैन से, आप जैसे मान लो कि घर की ब्रांड और वो सब मत करो, वो मत देखो घर की ब्रांड है ये वो है। अपने चाचा भी होते हैं, वो भी लॉस मेकिंग होते हैं, ठीक है, और हम भी कभी कभार प्रॉफिटेबल या फिर लॉस मेकिंग हो सकते हैं। तो वी कैन नॉट जज ऑन दैट, बट यू कैन श्योरली जज ऑन दैट कि वो कैसे रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है, प्रमोटर इंटेंट, कैश फ्लो, प्रॉफिट कैसे ला रहा है, PAT क्या है, वो सब रिसर्च के बाद ही ये येस है और ये नो है। GMP और ओवर सब्सक्रिप्शन पे मत जाओ, जा सकते हो बट यू कैन कंसिडर एज अ पॉइंट, नॉट द टॉप लेवल कि भाई ये अगर पैरामीटर्स मेरे मैच हो गए, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। पैरामीटर्स ये हो गया कि ये इशू 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया तो मेरा पैरामीटर्स चेक है, नहीं। वो GMP 100% हो गया या फिर 35% हो गया, जो भी हो गया तो हम पैरामीटर्स मेरे चेक है, नहीं, ऐसा नहीं है।
अपने को रिसर्च करके ही आगे जाना है। और सबसे पहली बात प्रमोटर इंटेंट, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बस दिस 2 थिंग्स आर द मेन थिंग। क्या जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन ये मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या ऐसा कभी देखा गया है? 100% हो सकता है, 110% हो सकता है, एंड दैट इज अंडर द टेबल एक्टिविटी, वो चीज़ हो सकती है। मैनिपुलेशन तो अंडर द टेबल ही है। मैनिपुलेशन अंडर द टेबल ही है, और पीछे से चलाने वाले भी काफ़ी है कि भाई हाइप क्रिएट कर देते हैं। द थिंग इज ओनली दिस, हाइप क्रिएट करने के लिए जीएमपी बढ़ाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, जो हम लोगों ने सुना भी है, कि पहले दिन आ जाता है कि फ़लाने इन्वेस्टर ने या फ़लाने इंस्टीट्यूशन ने इतना बड़ा एक इसमें इन्वेस्टर मतलब वो कर दिया है, और जिस वक्त वो आईपीओ बंद होने वाला होता है उससे 1 घंटे पहले आता है कि इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन। लेकिन रिटेलर तो ये देख के घुस चुका, और रिटेलर के पास बेचारे के पास ऑप्शन भी नहीं है कि वो कैंसिल कर सके। सही है। तो अब इसमें रिटेलर तो ट्रैप हो गया। तो क्या इस पे सेबी का कोई से नहीं है कि आपने पहले ये इन्फॉर्मेशन दी थी और अब ये आप विड्रॉ कर रहे हो? सर वो तो इन्फॉर्मेशन दोनों दे रहे हैं कि सेबी कुछ नहीं कर रहा। देखो कंपनी तो इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई इन्होंने अप्लाई किया था, वो इन्फॉर्मेशन पहले दे दी। अभी वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन कंपनी दे ही रहा है। पर ये इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स, हमारे जैसे क्या होता है, हमें ना ये चीज़ अब समझो बहुत बेसिक है, लड़की देखना जैसा है। अगर आपने पहले दिन लड़की देख ली, आपको अच्छी लग गई, ठीक है, तो वो चीज़ अभी आपको अच्छी लगेगी। आप तीसरे दिन ये नहीं देखोगे कि उसके ये माइनस पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो नहीं देखोगे आप। अगर आपको अच्छी लगी ना, आपको हर चीज़ उसका पॉजिटिव ही लगेगा। अरे यार इसका तो जीएमपी इतना है, ये लड़की इतनी सुंदर है। बस यही चीज़, ये पैरेलल चलते रहता है। कब कोई लड़ाई ये रील वायरल होगी तुम्हारी। ये पक्का होगी। सो यही चीज़ है कि अगर तो मतलब अगर हम लड़की को और आईपीओ को कंपेयर करें तो तुम 5 पॉइंटर बता दो। मैं छोटा हूँ इसके लिए। सो दिस इज द थिंग, अगर आप देख रहे हो कि भाई इसने पैसा डाल दिया, अगर ऐसा भी होता है सर कि पहले दिन पैसा डाल दिया, विड्रॉ नहीं कर रहा, बट यू डोंट नो द बिहाइंड गेम। आज मैं दीपक सर को बोल रहा हूँ कि दीपक सर आपका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, आप मेरे साथ एक बार फोटो खिंचवा लो। दीपक सर बोलेंगे कि भाई गेन क्या है, तो मैं हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो भी फाइनेंशियल गेन या फिर मॉनेटरी गेन जो भी रहेगा वो हम दोनों म्यूचुअल डिसाइड करेंगे। पब्लिक को क्या दिख रहा है कि भाई इन दोनों का रिलेशन है, बट दे डोंट नो द बैक स्टोरी कि भाई रुचित भाई ने और दीपक सर ने कुछ मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल गेन्स के मुताबिक एक फ़ोटो खिंचवाई है। बस यही चीज़ है, और वो पब्लिक नहीं देखती कि भाई जो इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं उनको ऑलरेडी उनका पैसा पहुंच चुका है कहीं ना कहीं, वाया बैक ये वो। बीच में एक आया था कि ऑफशोर कंपनीज बना रहे, सबको मालूम है किसकी बात हो रही है, ठीक है। ऑफशोर कंपनी 7-8 बना दी थी, ठीक है, वो ज़्यादातर मॉरिशस में थी, और कोई चाइना का इन्वेस्टर आ गया था, ये वो फलाना ठिकाना। सो यही चीज़ होती है। तो वो कहाँ से आता है? पैसा इधर से इधर रोल ही हो रहा है, और यही चीज़ के कारण इंस्टीट्यूशंस तो आ जाते हैं, और रियल में इंस्टीट्यूशंस होते भी है, पर रिटेलर्स ये नहीं समझते कि भाई इंस्टीट्यूशंस क्यों आ रहे हैं। एक नाम के पीछे मत जाओ। अभी वो सीन चेंज हो गया कि पहले नाम के पीछे लोग जा रहे थे कि इन्होंने डाल दिया है मतलब चलो बढ़िया ही रहेगा, बट द थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड। मेरे मुताबिक जो मैंने आज तक ये मार्केट में थोड़ा बहुत देखा है कि रिसर्च और उसी से ही अपन आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों रोचित का एक सिंपल सा वो है कि भैया पहले तो ये मत देखो कि ये मामा है, चाचा है, ये इंडिया है, ये कोई और कंट्री का है। ये देखो कि भाई उसके नंबर्स क्या हैं। अपने को रिश्तेदारी नहीं निभानी है, अपने को पैसा लगाना है और पैसे से पैसा बनाना है। अपने को ये नहीं समझना है कि भैया ये कंपनी तो 50 साल इंडिया की पुरानी कंपनी है, आज वो एक नया आईपीओ लाए हैं तो ये तो अच्छा ही होगा, या उसकी 5 कंपनियों ने पहले अच्छा किया है तो छठी भी अच्छा करेगी। ये दिस कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर्स बट नॉट द ओनली पैरामीटर फॉर यू टू इन्वेस्ट। तो नंबर्स पे जाइए, नंबर्स को देखिए, और नंबर्स में भी इन्होंने क्या बोला, 4 मेन चीज़ हैं जो देखनी है। सबसे पहले कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, पैट क्या है और कैश फ्लो क्या है। अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं तो आपके लिए एक ग्रीन फ्लैग है, नहीं तो रेड तो है ही है। और दोस्तों यदि आप दोबारा से चाहते हैं कि आईपीओ में अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करिए आईपीओ, या तो मेरी टीम या हम रोचित से रिक्वेस्ट करेंगे, रोचित की टीम बैठ के जवाब देगी आप लोगों के सवालों का। और यदि आप लोग चाहते हैं कि रोचित को दोबारा बुलाया जाए तो दोबारा बहुत सारे सवाल पूछिए ताकि हम इनको दोबारा एक अगले पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरे पास भी आते हैं और आपके भी कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे। और आज इस पॉडकास्ट के बाद तो हो सकता है 4-5 जिज्ञासाएँ और निकल के आ जाएँ, तो दोबारा पूछिए, हम आपके लिए ही हैं, यहाँ पर बताने के लिए हैं। अब रोचित एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन,
मैं घुमा फिरा के बात करने में यकीन नहीं रखता हूँ और मेरी ऑडियंस जानती है कि दीपक सर के पॉडकास्ट में है तो भैया सवाल साफ ही होने वाले हैं, चाहे आप कोई हो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं एज ए कंज्यूमर या रिटेलर मैं क्यों आपकी ऐप यूज़ करूँगा? दुनिया में बाजार में बहुत सारी ऐप्स हैं, आपसे पहले भी होंगी, आपके बाद भी आ जाएंगी, तो वाई आई मस्ट यूज़, व्हाट इज़ वन यूएसपी विच यू से कि मेरी ऐप में ये अच्छी बात है और मेरे से आप करोगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, आप वो बताओ मुझे। सर सबसे पहली बात, द ओनली थिंग विच आई मेड कि आईपीओ कॉर्नर ऐप क्यों बना, आज सबसे पहले एक क्वेश्चन यही अंदर से आता है कि भाई आईपीओ ऐप क्यों बना है, मेरा आईपीओ कॉर्नर ऐप क्यों बना। एक ही चीज़, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, कि आज मैं कोई भी डेटा कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखूँ या फिर कोई भी आईपीओ की ऐप पे, दूसरे काफ़ी आईपीओ ऐप है जो बड़े बड़े मेरे से बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, पर मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि मुझे सेंस ऑफ डाउट कभी मेरे आईपीओ ऐप पे नहीं आना चाहिए। मेरे में जितना भी डेटा रहेगा या जो भी दिखाया जाएगा वो 110% जेन्यून और ट्रस्टेबल होगा। बस यही चीज़ मेरी सबसे पहली मोटिव है। कहीं से भी अब मैं यही चाहता हूँ कि रिटेलर जो है, ठीक है, वो कहीं भी अप्लाई करे, कहाँ से भी अप्लाई करे, ठीक है, पर जो डेटा जो है वो हमारे वहाँ से देखे। एक ही चीज़, बिकॉज मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है मुझे। तो क्या हम आपकी ऐप को यूज़ करते हुए आईपीओ अप्लाई भी कर सकते हैं? 110%। एंड हाउ इजी इट इज़ कि हम ब्रोकर के यहाँ से करें, जो हमारा भाई एज ए रिटेलर मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मैं अपने ब्रोकर पे जाके करूँगा या आपके जैसी कोई ऐप होगी उससे करूँगा, तो आपके यहाँ मुझे करने में क्या फ़ायदा है? सर दो चीज़ है, एक तो बहुत इजीली और टाइमली मैनेज हो जाता है। करीबन आप समझो कि 1 मिनट के अंदर आप एक आईपीओ एप्लीकेशन भर सकते हो। ओके, इट इज़ एज फास्ट एज दैट। इट इज़ एज फास्ट एज दैट। यूपीआईडी से आप बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर दो चीज़ है, अभी काफ़ी लोग यूपीआईडी से बिडिंग करते हैं, तो हमारे में एक सिंगल क्लिक पे अगर आपने एक बार तो अकाउंट्स डाल दिए, ठीक है, पर अकाउंट्स डालने के बाद आपके पास फॉर एग्जांपल और भी अकाउंट्स है कि जिनको आपके पास टाइम नहीं है डालने को, तो हमने एक एक्सेल शीट का ऑप्शन दिया है कि वो अगर एक्सेल शीट आप चढ़ा दो और सीधा एक क्लिक मारो, तो एक क्लिक में आप एक साथ 100 से 1000 2000 जितने भी आईपीओ एप्लीकेंट्स आपके पास है और आपको यूपीआई बिड के मैंडेट्स चाहिए, तो वन शॉट में आप वो डाल सकते हो। दूसरा, बैंक फॉर्म्स, काफ़ी लोग हैं कि जो आज के टाइम भी नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते, पुराने है हमारे क्लाइंट्स जो आज भी उनके पास 30 फॉर्म है या फिर 30 एप्लीकेंट्स नाम है घर घर के, कि भाई मेरे चाचा का ये वो, तो वो ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर के पास जाके उनको बोलते हैं कि भाई मेरे को ये आईपीओ का फॉर्म निकाल के दो, बैंक फॉर्म मेरे को बैंक में जाके भरना है, तो वो बंदा एक फॉर्म पे 10 रुपये कमीशन लेता है, ठीक है। अभी 30 फॉर्म हो गया तो कितने रुपए हो गए? 300 रुपये। खामखा उसको 300 रुपये देना है उधर, हमारे वहाँ वो 100% टोटली फ्री है वो चीज़। आप बैंक फॉर्म कोई भी कितने भी डाउनलोड कर लो, एक से लेके मैं बोल रहा हूँ 1000 2000 जितने भी चाह रहे हो उन सब में आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक बार आपने कोई भी डेटा डाल दिया, ठीक है, तो वो 110% सेफ एंड सिक्योर एंड टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ ऑफ योर्स वो हमारे में रहेगा। जिस दिन आप अकाउंट डिलीट करोगे तभी वो चीज़ निकलेगी, बाकी वो चीज़ कभी नहीं निकलेगी। और आपको जितने भी आप मेरे में वो भी है कि आप न्यूज़ भी ट्रैक कर सकते हो। साथ साथ में मैंने फाइनेंस के रिलेटेड एक पूरा सेक्शन रखा है फाइनेंसिंग न्यूज़ के नाम पे, कि न्यूज़ पे आप रेगुलर फाइनेंस के न्यूज़ ट्रैक कर सकते हो, कि आपको भी मालूम गिरे कि सिर्फ आईपीओ के कारण या फिर आईपीओ के रिगार्डिंग कौन से न्यूज़ मार्केट में घूम रहे हैं। आज एनएससी का आईपीओ आने वाला है, जियो का आने वाला है, तो ये सब कहाँ क्या चल रहा है, फ़ोन पे का आने वाला है, तो वो सब उस न्यूज़ सेक्शन में रहता है। और मेन चीज़ मेरा जीएमपी का जो डेटा है, ठीक है, तो वो जीएमपी उधर हम शो भी करते हैं विच इज़ इंडिकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव, राइट। सो जीएमपी जो शो करते हैं ना वो 110% जेन्यूनेबल रहता है। मैं ये चीज़ पहले भी मतलब बोल चुका हूँ कि भाई मैं काफ़ी कबार लोगों को बोलता हूँ कि एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसएमई आए तो उसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हाइक बना रहता है या फिर फेक रेट्स घुमाते रहते हैं कि भाई ये चीज़ 35% प्रीमियम है, पर आप मान के चलो तो 3.5% भी नहीं है, मैं 10% भी नहीं बोल रहा हूँ, 3.5% भी उसका जीएमपी मार्केट में नहीं घूम रहा। आज छोटा इन्वेस्टर है तो वो क्या करेगा, उसको नहीं नॉलेज है ना ही कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ जीएमपी और ओवर सब्सक्रिप्शन के सामने वो ट्रेड करता है। आज उसने पहले दिन देख लिया कि भाई इसका 35% है तो उसने लगा दिया, फिर आपने जैसे बोला कि तीसरे दिन तो कुछ है ही नहीं, इश्यू 1 टाइम सब्सक्राइब हो गया, कंपनी को पैसा मिल गया, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, इंस्टीट्यूशंस को सेटिंग हो गई, बात खत्म। फंसा कौन? रिटेलर। आज हमारे वहाँ ये चीज़ है कि एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने कोई 10.5 लाख का मतलब आईपीओ अप्लाई किया होगा, 10 लाख समथिंग बिग एचएनआई जो करते हैं उसका स्टॉक पड़ा है। अभी वो जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन से सेलर पे सेलर मार रहा है, आज उसकी वैल्यू 10 लाख वाली 3.5 लाख है।
अभी वो बंदा समझो कि 40-45,000 की जॉब कर रहा है, अभी उसके लिए ये कितनी बड़ी एक अमाउंट है कि मेरे इतने पैसे चले जा रहे हैं, अभी वो बेच भी नहीं पा रहा, ना ही कुछ कर पा रहा है वो चीज़ के लिए। बट यही चीज़ होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो ऐप है ना, आप अप्लाई कहीं से भी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट एक हमारे पे रखो और वो चीज़ हम बरकरार रखेंगे कि आपका ट्रस्ट कभी ना तोड़े, और हमारे में जो दिखता है वो 110% वो चीज़ है, तभी वो दिखता है। तो दोस्तों IPO कॉर्नर आप रेफ़र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात है दोस्तों, 100% फ्री है। कहीं भी किसी भी लेवल पे आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। ये नहीं कि आज आप घुसे नेक्स्ट लेवल के लिए, ये आपसे कहें 99 दो, फिर कहें 499 दो, फिर कहें 999, कुछ नहीं मांगा जाएगा। 100% पूरी ऐप फ्री है। तो आप लोग एक बार रेफ़र कर सकते हैं। ऐसा कहना है रोचित का कि एक बार रेफ़र करिए, अप्लाई जहाँ से मर्जी करिए, लेकिन एक बार रेफ़र करने में हो सकता है कि आपको कुछ डिफरेंस दिखे, और हो सकता है सच्चाई के साथ चलने में आपको कुछ बेनिफिट भी मिल जाए। एंड IPO कॉर्नर कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर IPO नीड्स, फॉर ऑल योर न्यूज़ एंड फॉर ऑल द वर्टिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड वॉच एंड सी बिफोर यू फिल एन IPO। IPO मार्केट इन वन लाइन, अपॉर्चुनिटी और ट्रैप। अपॉर्चुनिटी। IPO में पैसा बनाना इजी होता है या रिस्क हाइड होता है? दोनों हो सकता है। सबसे पहले कौन कमा लेता है, प्रमोटर या पब्लिक? प्रमोटर। ओवर सब्सक्रिप्शन नंबर देख के एक्साइट होना स्मार्ट है? नहीं। ब्रांड नेम IPO का सेफ बना देता है? यस। IPO के टाइम फ्यूचर बेचा जाता है या प्रेजेंट? फ्यूचर। सेबी अप्रूवल का मतलब गारंटी होता है? नहीं। IPO लिस्टिंग गेन स्किल है या लक? स्किल। रिटेल इन्वेस्टर IPO में इनवाइटेड होता है या यूज्ड? यूज्ड। प्राइवेट इन्वेस्टर सवाल पूछता है, पब्लिक क्यों नहीं? पब्लिक को होप या फिर हाइप लेना है, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को पैसा। IPO में सबसे महंगा प्रोडक्ट कौन सा होता है? ट्रस्ट। हाई डिमांड बिना प्राइस जाने मीनिंगफुल होती है? नहीं, प्राइस डिमांड के बिना तो प्राइस का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। सेफ लुकिंग IPO सबसे डेंजरस क्यों हो सकता है? प्रमोटर नेम, ब्रांड नेम, वी कैन से, तभी वो सेफ हो जाता है। क्या एक IPO सच में लाइफ चेंज कर सकता है? नहीं। IPO अप्लाई करना डिसीजन है या इमोशन? डिसीजन होना चाहिए। सोशल मीडिया हाइप IPO का स्ट्रॉन्ग बना सकता है? 110%। IPO के लॉसेस नंबर की वजह से होते हैं या नॉइस की वजह से? नॉइस की वजह से। IPO मिस करना ज़्यादा महंगा होता है या गलत अप्लाई करना? गलत अप्लाई करना। होप इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है? नहीं। दैट्स इट। दोस्तों ये थी डीप टॉक्स आज IPO के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते हैं कि सर IPO कैसे करें, और मेरे को कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो रिटेलर इन्वेस्टर IPO में इन्वेस्ट करते हैं वो भी बेचारे लॉस में है, क्योंकि 10 में फ़ायदा और 3 के लॉस इतने बड़े हो जाते हैं कि वो भी बेचारे तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो मुझे लगा एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए आप लोगों के बीच में, जिसका कि तजुर्बा भी अच्छा हो और जिसके पास एक एक्सपर्टाइज भी ऐसी हो जो कि आप लोगों के काम आ सके। तो दोस्तों IPO कॉर्नर को आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलने वाली है। धन्यवाद करते हैं रोचित का, क्योंकि ये आज अहमदाबाद से आए हैं, वैसे भावनगर के रहने वाले हैं और बहुत यंग हैं अभी। ही इज़ ओनली 24। और कितने साल से चला रहे हो भाई ये ऐप तुम? सर ऐप तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 6-7 महीने पहले। तो ऑलमोस्ट 1 साल से ये काम कर रहे हैं। एज कम है, लेकिन इन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी समझा जिससे कि कई हज़ारों लाखों लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का इम्पैक्ट आने वाला है। तो धन्यवाद देते हैं रोचित का, और आप सब लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू आपको, मतलब मुझे सुनने के लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप मुझे सुने। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, इवन टू योर पब्लिक एज वेल, कि स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन द जर्नी, बट विथ योर आइज ओपन, नथिंग एल्स। बस यही चीज़। थैंक यू। थैंक यू।